हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम 29 सितंबर को है और आज है 1 सितंबर। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है स्टूडेंट, तो हो जाइए तैयार। बहुत ही अच्छे से तैयारी करना है स्टूडेंट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको मज़ेदार टॉपिक्स मिलते रहेंगे MCQ के। देखिए, आज का MCQ है केमिस्ट्री पे है, रसायन शास्त्र पे, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश पे है। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस। तो चलिए हो जाइए तैयार। चलिए पहला प्रश्न है स्टूडेंट। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। मतलब आपको ये पूछा गया प्रति क्वांटम क्या है, सर्वाधिक होगी, ये पूछा गया है। ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है 320 टू 400 नैनोमीटर में। आपको बताना है कि सर्वाधिक किस में होगी। ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग क्या गलती करेंगे, ज़्यादा दिख रहा है उसी में लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है भाई। तो सर्वाधिक होने वाली जो रेंज है यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या है, बी, 200 से 280 नैनोमीटर। ठीक है स्टूडेंट। चलिए, ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखाई देता है। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखाई देता है। तो आपके ऑप्शंस ये हैं, आपको देखकर बताना है। तो इसमें किस में होगा इसका राइट आंसर, इसका भी राइट आंसर क्या होगा, बी, 400 से 700 नैनोमीटर। होता क्या है स्टूडेंट कि जो पृथ्वी पर जो आने वाला जो सौर विकिरण होता है, ठीक है ना, सौर विकिरण कहाँ पे आता है, पृथ्वी पर। तो उसका परास जो होता है स्टूडेंट कितना होता है, 100 नैनोमीटर होता है। क्या होता है, 100 नैनोमीटर से लेकर क्या होता है, 10⁻6 नैनोमीटर तक होता है। ये विस्तृत है। तो और इसमें क्या होता है, इस सौर विकिरण को क्या करता है, पराबैंगनी विकिरण। कौन सा, पराबैंगनी पराबैंगनी विकिरण जो होता है वो कितने से, 100 से नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक। तथा इसके साथ ही जो आपका जो दृश्य प्रकाश होता है, विजिबल लाइट जो होता है, दृश्य प्रकाश, इसका जो होता है कितना होता है, 400 से 700 नैनोमीटर होता है। 700 नैनोमीटर होता है। तथा इन दो IR इंफ्रारेड जो होता है, यानी कि क्या बोलना चाहिए, इंफ्रारेड मतलब बोलना चाहिए अवरक्त किरणें, इसका कितना होता है आपका, 700 से नैनोमीटर से होता है 10⁻6 नैनोमीटर तक विभाजित किया जा सकता है। ठीक है ना। सौर विकिरण बोला जा रहा है तो निम्न में से किस में होगा, तो भाई वो दृश्य प्रकाश होता है सौर विकिरण, तो इसलिए राइट आंसर क्या है इसमें, 400 से 700 है ना। ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि आपको पराबैंगनी का भी पता चल गया, पराबैंगनी का कम है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, आपका इंफ्रारेड का होगा। अगर आपको बढ़ते क्रम में बोलेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले पराबैंगनी, फिर उसके बाद दृश्य, फिर उसके बाद क्या है आपका IR। ठीक है। अगर घटते क्रम में बोलेगा तो क्या होगा, पहले IR, फिर दृश्य और फिर परा। ओके, क्वेश्चंस किसी भी तरह से आएंगे, आप उसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए भाई, अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। चलिए, ये वाला तो आप बना ही पाएंगे, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था दृश्य प्रकाश वाला, तो इसमें मैं आपको ज़्यादा आपका समय नहीं लूंगा। इसका डायरेक्ट आंसर क्या, 400 से आपने देखा था, तो इसमें हमारा रेंज यही आ रहा था, 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। चलिए भाई, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर वही क्वेश्चन है घुमा के, लेकिन अब इसमें क्या पूछा गया है, स्टूडेंट कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा। दृश्य स्पेक्ट्रम बोला गया, तो दृश्य स्पेक्ट्रम बोला गया तो आपको पता होगा कि अभी दृश्य स्पेक्ट्रम में हमने अभी आपको क्या बताया था, थोड़ी देर पहले हमने यही बताया था, दृश्य स्पेक्ट्रम में क्या होता है, 400 से 700, लेकिन वो नैनोमीटर था। क्या था वो, नैनोमीटर में था। लेकिन इसको किस में चेंज करना है, एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है। तो भाई एंगस्ट्रॉम में जब हम चेंज करेंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले इसका आंसर कितना लिए थे अपन, 380 से 700 तक लिए थे। ठीक है, 380 से 700 तक लिए थे। तो सीधी सी बात है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होगा कि क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम जो होता है उसमें क्या होगा, 1 जीरो इसमें ज़्यादा लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, 380 एंगस्ट्रॉम टू 7000। अब इससे रिलेटेड देखो कुछ मिल रहा है क्या, यहाँ पे 38 वाला, 38 तो नहीं है, क्या दिख रहा है, 39। तो राइट आंसर ये हो गया। ठीक है, आपको ये सब आना चाहिए निकालने के लिए।
ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5वें नंबर का प्रश्न में जाते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न में क्या कहा जाता है कि क्या बोला जा रहा है कि मानव नहीं, निम्न, एक मिनट, एक क्वेश्चन स्किप हुआ क्या, ये वाला है, हाँ। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है, मानव आंख के दृश्य प्रकाश के लिए होता है, तो भाई इसमें कौन सा सुग्राही होता है? तो इसमें होता है आपका एंगस्ट्रॉम है। तो एंगस्ट्रॉम है तो इसका सीधी सी बात है, क्या आएगा इसका आंसर? इसका भी आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें? बी होगा। क्या बोला जा रहा है? देखो, निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है? आपको बताना है कि कौन सा प्रकाश के लिए भी आपने देखा कितने अंगस्ट्रांग? आपने देखा 5500 अंगस्ट्रांग, यानी कि 530 से 550 नैनोमीटर तक के प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है आंख के लिए। लेकिन अब यहाँ रंग बोल दिया गया है, तो रंग में सुग्राही कौन होता है भाई? सबसे अधिक सुग्राही कौन होता है? पीला और हरा होता है। चलिए भाई, 7वां नंबर का प्रश्न क्या बोला जाए? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये बोला जा रहा है। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य का आंख लाल रंग के लिए सबसे सुग्राही होता है। देखिए, मिल गया आपको आंसर। हमने थोड़ी देर पहले इसका आंसर देखा था। आंख के लिए कौन है? लाल और पीला। नो, पीला और हरा क्या होता है? सुग्राही होता है। और यहाँ पे क्या दिया है? लाल दिया है, और अपने को नहीं बोला है, तो राइट आंसर यही होगा। ठीक है भाई। चलिए भाई, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन। 8वां नंबर के प्रश्न की ओर जाते हैं स्टूडेंट। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती किसके समान होती है बोले जा रहे? तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर इज द राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर होगा, जो तरंग एवं कण के अनुसार होता है। देखो भाई, क्या होता है ना कि जो लाइट जो होता है ना, उसकी क्या होती है? दोहरी मतलब डबल नेचर का होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये क्या करता है? कण के समान, तो कभी कभी क्या होता है? ये तरंग के समान क्या होता है? अपने आप को शो ऑफ करता है। ठीक है। अब प्रकाश के कुछ गुण, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, व्यतिकरण, जैसे बुलबुला का चमकना, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि की व्याख्या जो होता है वो क्या होता है? प्रकाश की प्रकृति के आधार पर तरंग मानकर की जाती है। उन सबको किसके आधार पर मान के करते हैं? तरंग मानकर करते हैं। और जबकि कुछ अन्य गुण जैसे होता है, जैसे प्रकाश के विद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या किसके आधार पे होती है? उनके प्रकाश के छोटे छोटे कण के आधार पे होती है। तो इसलिए प्रकृति कैसे होती? कण और तरंग दोनों के आधार पे होती है। चलिए भाई, 9वां नंबर के प्रश्न में हम पहुंचते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? तो सीधी सी बात है, जब प्रकाश रेखा में होगा तो एक तो कण होगा, या तो क्या होगा? तरंग दैर्ध्य होगा। वेग तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब क्या बोल रहे हैं? देखो, ये छोटे कणों से बना होता है, या प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। इसमें अगर देखोगे तो पता चलेगा कि प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है, क्योंकि चल रहा है ना, तो किसके कारण होगा वो? किसके कारण होगा वो? तरंग दैर्ध्य के कारण। इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला नंबर का प्रश्न जाते हैं। हम बात करते हैं 10वें नंबर के प्रश्न में। क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। आपको बताना है स्टूडेंट, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, आपको ये बताना है। देखो भला क्या आंसर आता है आपका, क्या आता है आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? प्रकाश का वेग अधिक होता है। ठीक है ना, ध्वनि का वेग नहीं होता। इसमें क्या बोला जा रहा है भाई? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, सत्य बोला है। अब इसका थोड़ा सा वो देख लो। क्या होता है ना, प्रकाश की गति जो होती है ना निर्वात में, किसमें? निर्वात में। प्रकाश का निर्वात में क्या होता है? 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से होती है। और जबकि जो ध्वनि होती है, ध्वनि की गति जो वायु में होती है, वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो सबकी अलग होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिक होता है।
ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आपको करना क्या है, आप समझदार हैं, बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। प्रकाश का शून्यावकाश के वेग में अनुमानतः क्या है, इसमें बोला जा रहा है अनुमानतः वेग है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग क्या होगा। तो भाई अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया था 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। देखो कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट कि इसके यूनिट से आपको पहचानना रहता है। ठीक है, चलिए 12वां नंबर का प्रकाश की गति होती है। प्रकाश की गति सेम अभी हमने आपको बताया था, यही वाला क्वेश्चन है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। अगला प्रश्न है आपका, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? दाब पर, घनत्व पर, या दाब ताप और घनत्व से स्वतंत्र है और ताप पर। ठीक है, तो बताइए। देखो इसमें देखोगे तो यहाँ पे दाब पर भी करता है स्टूडेंट, ठीक है ना। वायु में जो है प्रकाश का वेग उसके दाब पर भी करता है, घनत्व पर भी करता है। तो इसमें एक्चुअली क्या हुआ है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसको विलोपित किया गया था, क्योंकि इसके आंसर दो हैं स्टूडेंट, दाब पर भी करता है और घनत्व पर भी करता है। यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है और ताप पर भी करता है। तो इसमें तो देखा जाए तो इसके आंसर सभी सही हैं, ठीक है ना। लेकिन इसीलिए क्या है कि इसलिए इसको क्या है, विलोपित किया गया था। ठीक है, इसको क्या किया गया था, विलोपित किया गया था। अब देखते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर भाई। तो आपका अब पूछोगे सर अगर पेपर में आएगा तो क्या तीनों पे आएगा, ठीक है ना। अब बोलोगे ये भी तो लग रहा है सर करके, नहीं, यह दाब ताप और घनत्व से स्वतंत्र है बोला जाए। अगर इसमें ऑल आता मान लो तब इसका आंसर ये होता। ठीक है, चलिए ये तो आपको पता ही होगा, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है, इसमें अपन ज़्यादा समय नहीं लेंगे, निर्वात में होता है। चलिए 15वां नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की गति अधिकतम होती है, यह भी हमने आपको बताया था, निर्वात में होता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, किसके बीच से, जैसे प्रकाश की गति किसके दो, मतलब कोई सा दो चीज को रखोगे तो प्रकाश अगर जाएगा तो कम होगा बोला जा रहा है। निर्वात में तो अधिक होगा, वायु में भी अधिक होगा, बस ये कांच और जल। तो क्या आएगा इसका आंसर, कांच में होगा इसका आंसर, ठीक है ना। क्यों होता है इसका कारण देखो, देखिए जिस भी वस्तु या पदार्थ का क्या होता है ना, अपवर्तनांक ज्यादा होता है। क्या बोला मैंने, जिसका क्या होगा, अपवर्तनांक, अपोजिट होगा स्टूडेंट। अपवर्तनांक मान लो हाई होगा, जिसका भी अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उसमें प्रकाश की जो गति होगी, वो प्रकाश की गति कैसी होगी, वहां पे न्यूनतम होगी। ठीक है, अब इसी में देख लो, कांच निर्वात जल आयु में अगर देखा जाए तो कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए उसका प्रकाश का वेग क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कांच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 17वें नंबर की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग, आपको बताना है, ये तो आपको पढ़ा होगा, 8.5 मिनट है। देखिए यहाँ पे यूनिट का खेल है, देखो सब यूनिट में है, ठीक है ना। अब इसी को अगर सेकंड में दे दिया जाता तो क्या होता, 8 गुणा कितना करते, 1 मिनट में कितने सेकंड, 8 छक्के कितने हो गए आपके 48, उसमें 5 जोड़ दिए तो कितने हो गए आपके, ये सेकंड, ये होता। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ध्यान देखना पड़ेगा यूनिट में। चलिए 18वां नंबर का प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी के पहुंचने का लगा समय, देखो ये तो अभी हमने आपको बताया था, मिनट में है तो 8 मिनट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए भाई देखिए क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, पूछने का तरीका एक होता है लेकिन आंसर अलग होता है, इसलिए बार बार वो क्वेश्चन आता है। देखो सूर्य का पृथ्वी में पहुंचता है, ये भी आपको पता है। क्वेश्चन में बार बार वही क्वेश्चन इसलिए आता है स्टूडेंट, आपको लगता होगा वही भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उसका रीजन बताओ। आप जितना बार बार देखोगे क्या पता वो क्वेश्चन आ जाए, तो आप ही हमें बोलेंगे थैंक यू सर कि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न ही हमारे पेपर में आ गए, ये बहुत अच्छी बात होगी। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होगा, इसका वेग अधिक होगा, सीधी सी बात है, तो भाई बताना है आपको। इन दिए गए में तो सबसे ज्यादा किसका लग रहा है, आपका आंसर नंबर बी होगा। क्यों होगा, देखो प्रकाश जो होता है क्या होता है, वो एक सीधी रेखा में प्रवाहित होता है, और प्रकाश किस पर, तरंगों पर आधारित होता है। और किससे होकर गुजरता है प्रकाश, निर्वात से होकर गुजर सकती है। लेकिन बाकी जो है जैसे कि ध्वनि है, ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर सकती, और बाकी में जो होते सबकी चाल अलग अलग होती, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रकाश होगा। चलिए भाई हमारा 20वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है, कौन सा नहीं बदलता है, तो क्या नहीं बदलेगा भाई, सीधी सी बात है, उसका क्या नहीं बदलेगा, उसका आवृत्ति नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा स्टूडेंट, तो आपको मैं बता दूं, हमको जो है
50 क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़ा हम स्पीड को रखे हुए हैं। अगर आपको लग रहा है कि सॉल्व करने में हम जल्दबाजी हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करें और उसके बाद आप आंसर दे दिया करें, फिर उसके बाद चेक किया जाए क्या हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं, कौन से होंगे भाई? वो होंगे तरंग दैर्ध्य और वेग। मैंने आपको इसमें बताया था भी, आवृत्ति प्रभावित नहीं होता, बताया था ना इसके पहले। इसमें प्रभावित होगा तो वेग होगा, ठीक है ना, इसलिए तरंग आवृत्ति तो सब में, इसलिए राइट आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं भाई अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 23वां नंबर का। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है, ये पूछा जा रहा है। तो सीधी सी बात है, क्या है अभी इसको तो मैंने फिर बताया था, इसका आंसर आवृत्ति होगा। चलिए क्या बोला जाए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है, ये प्रकाश का अपवर्तन का क्वेश्चन है भाई। इसकी चाल बढ़ती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है, इसकी चाल बढ़ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, चाल घट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, घट जाती है, अभिलंब। देखो वही भी क्वेश्चन है, ऑप्शन है, लेकिन इसमें ध्यान दो, घट घट बढ़ बढ़ दूर झुक है, तो आपको बताना है। तो अपने बचपन में तो पढ़ाई वाला सघन माध्यम में क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर गमन करती है तो उसकी सबसे पहले तो क्या हो जाएगी, सघन मतलब होता है सरल रूप से कठिन में जाएगी। तो सीधी सी बात है भाई, क्या हो जाएगी, उसकी चाल बढ़ जाएगी। अब इसको सरल शब्दों में समझिए, देखिए आप एक क्या बोल रहे हो कि आप सरल माध्यम से जा रहे हो, सरल में आपकी स्पीड है, फिर उसके बाद विरल में जाओगे, सीधी सी बात आपकी चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी, और उसे अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किसका परिघटना का परिणाम है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आपको एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। कण और आवृत्ति वाला, कण और वेग के बारे में, सॉरी तरंग के बारे में जो बता रहे थे, तो व्यतिकरण आया था। देखो व्यतिकरण और है, इसमें है, अब 2 आ गया, तो भाई ध्रुवण पोलराइजेशन तो होगा नहीं, होगा क्या, नहीं, क्योंकि अब ये बुलबुला है, इससे परिवर्तित हो गया, व्यतिकरण होगा तभी तो चमकदार दिखाई देगा ना। तो राइट आंसर क्या होगा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले पतले और चमकदार होते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, जब प्रकाश कहां से कहां जाएगा तब पूर्ण परावर्तन होगा, हीरे से कांच में, तभी तो हीरा चमकदार दिखाई देता है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए 27वां नंबर का प्रश्न, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों? प्रकाश के अवशोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, इसके आणविक संरचना के कारण। अभी इसको तो आपने पढ़ा है, क्या आएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए स्टूडेंट, मैं फिर से क्लियर कर दूं कि अभी प्रीवियस एग्जाम को देखते हुए हम ये अनुमान तो लगा सकते हैं कि पेपर के जो लेवल्स रहेंगे स्टूडेंट थोड़े अपर ही रहेंगे, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि लेवल अप ही करके रखेंगे, ठीक है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, अभी फिर मैंने इसको बताया था, क्या आएगा इसका, प्रकाश के शोषण के कारण, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ अन्य सहित, बताइए किसके कारण होगा, बताइए क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बहुत बढ़िया। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण है, देखो अभी इसमें उचित रीति से, क्वेश्चन को क्या घुमाया, देखो उचित रीति, रीति मतलब होता है नियम, मतलब एक सिस्टमेटिक नियम से हीरे को काटा गया है तो उसका चमक है, तो उसको बताना है क्यों है भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि उसमें क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है बेस्ट, ये देखो ये लग रहा है उच्च अपवर्तन, बिल्कुल लगा दिया जी, इसका आंसर सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 30 में हम पहुंच चुके हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा कारण है। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच को अधिक झिलमिलाता है, पहला उसका कारण है हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। उपयुक्त दोनों के संदर्भ में आपको बताना है, क्या बताना है भाई, कि कौन सा कथन सही है, बताओ कौन सा कथन सही है भाई। इसका आंसर ए क्या होगा, सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। देखिए क्या होता है कि इसमें अगर आप देखोगे क्रांति कोण अपवर्तन इस सब के कारण होता है, इसलिए इसका कारण जो है वो गलत है, रीजन जो है इसका गलत है, जो एसर्शन जो है वो क्या है इसका सही आंसर, तो ए सही है और आर गलत है। चलिए भाई हम पहुंच गए हैं अब 31वें नंबर के प्रश्न में। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर्स
जिस सिद्धांत पर काम करता है, किस पर काम करता है? सीधी सी बात है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। बिल्कुल। 32वां नंबर का प्रश्न, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर्स में संचरण निम्नलिखित, ये भी आपको पता है, इसको मैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आएगा इसमें भी। चलिए देखिए, आप देखेंगे तो ये पेपर का अगर देखोगे तो ये जो है ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन है स्टूडेंट, देख सकते हो आप, भले ही पुराने पेपर हैं लेकिन ये आए हुए हैं, और वो भी ऐसे नहीं, ये यूपीएससी की जो मेंस है, प्री है, उसमें आए हुए पेपर के प्रश्न हैं। निम्नलिखित में किस परिभर, ये भी आपको पढ़ता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए भाई, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है, बताइए। अब इसको आपको बताना है, तो क्या लग रहा है आपको? इसका है आपका क्या, प्रकाश तरंग के कारण, रेडियो तरंग के नहीं, क्योंकि तंतु प्रकाश की संचार हो रहा था, इसलिए क्या होगा, प्रकाश तरंग के कारण। देखिए होता क्या है ना, तंतु प्रकाश की संचार की क्या होती है, एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा, ऑप्टिकल फाइबर्स के माध्यम से पहुंचाया जाता है, प्रकाश के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न, 35वां नंबर का प्रश्न, क्या बोला जाए, कथनों पर विचार करना है और इनमें सही बताना है। तो क्या हैगा, तंतु प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये तो सही लग रहा है, क्योंकि आपने देखा अभी बार बार पढ़ रहे, प्रकाश की पूर्ण आंतरिक पर आधारित है। फिर बोला जा रहा है कि प्रकाशिकी तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। चलो अब इसको स्किप कर देते हैं। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोधक से मुक्त होता है, ये तो सही है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला जा रहा है भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्निहित है। नहीं भाई, ये गलत है, रिलायंस उद्योग नहीं है, रिलायंस उद्योग नहीं है। हुआ ये है कि इसमें 2000 से सन क्या हुआ है, स्टरलाइट कंपनी जो है ना, उनके द्वारा क्या किया जाता है, इसका फाइबर्स का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो चौथा तो गलत है, देखो ये गलत, ये गलत, ये गलत, चौथा ऑलरेडी गलत है भाई, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर ए हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप सभी को पता है एंडोस्कोपिक होता है जब हमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स होता है, पेट से रिलेटेड जो भी चीज़ है उनको देखने, तो इसमें वही पूछा जा रहा है किसके कारण होता है, तो ये आएगा इसका आंसर, प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन। ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है कि एंडोस्कोप में क्या यूज़ किया जाता है, आपका फाइबर्स, ऑप्टिक फाइबर्स का यूज़ किया जाता है, ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है। और यह सिद्धांत पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे तो होता ही है। देखो यहाँ पूर्ण परावर्तन क्या है, सकल है, तो सकल मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट, पूर्ण होता है। तो देखो क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, घुमा दिया गया है। आई बात समझ में? हाँ, चलिए फिर बोला जा रहा है कि मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा जब भी बाइक चलाते हैं तो दूर से जब देखोगे बाइक से तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन पास जाके देखे तो कुछ नहीं मिला। वही क्या है आपका मृग मरीचिका। ये होता है आपका किसके कारण, प्रकाश के व्यतिकरण, बिल्कुल नहीं, पूर्ण परावर्तन के कारण। इसके कारण पूर्ण परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित, 1 मिनट रुकेंगे ना स्टूडेंट, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, एक निम्नलिखित प्राकृतिक तत्व पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन है आपके सलितापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन या प्रकाश विवर्तन, आपके ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें देखते हैं अपन कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ, इसका आंसर क्या हो सकता है भाई, इसका आंसर होगा, लगाइए लॉजिक, इसका आंसर देखो, मृग मरीचिका बनाते बोला जा रहा है, तो ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, 3 वाला तो सही हो गया, परावर्तन तो नहीं होगा स्टूडेंट, परावर्तन तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये 2 वाला ऑप्शन देखो, 2 वाला जहाँ है, ट्रिक समझ रहे हो आप, जो गलत वाला है तो उसलिए क्या करो, क्या काट दो, बचा केवल 4। ये भी गलत है भाई, प्रकाश का अपवर्तन 3 तो सही है, तो 1 और 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है।
तो बताइए कौन करता है? तो भाई सीधी सी बात है, ये आया हुआ देखो यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है 2021। क्या है? ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि। किस देखो अब वाला प्रश्न में आपको डाउट होगा कि ये कैसे, तो चलिए इसको एक रीजन के साथ आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, ताकि आपके मन में डाउट है। देखो ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि जो होती है ना, ठीक है ना, ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि में जिसमें क्या होगा 80 से जो है 85% भाग तक सूर्य की रोशनी को क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं। उसके बाद जो है क्रमशः क्या होता है आपका? रेगिस्तान आता है। रेगिस्तान का जो रेत होता है वो 30 से क्या करता है? 40% भाग को। और जो घास होता है प्रेयरी भूमि, घास मतलब समझ जाओ, वो जो होता है 20 से 25% को। और धान का जो खेत होता है लास्ट में वो क्या होता है आपके 10 से 20% का क्रम आता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया भाई? जो सतहों का प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को क्या नाम दिया? अल्बीडो। अल्बीडो नाम दिया है, ठीक है ना। अल्बीडो मतलब एक लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ क्या होता है? अल्बीडो का अर्थ क्या होता है? सफेदी। सफेदी। इससे यह पता चलता है कि कोई भी सतह कितनी भी सफेद या उज्जवल होती है वह उसका क्या होगा? हाई होगा। और सबसे ज्यादा सफेद कौन है? बर्फ है, ठीक है। चलिए 42वां नंबर का प्रश्न, किसी वस्तु के त्रिविमित मतलब इसको अपन सरल में लिखे क्या लिखे? 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम है। आपको बताना है कि भाई इसका क्या नाम है। भाई सीधी सी बात, इसको क्या बोलते हैं? होलोग्राफी। कोई वस्तु को 3D में बनाया गया तो उसे क्या कहा जाता है? आपका होलोग्राफी के नाम से जाना जाता है। अभी कैसे काम करता है? तो देखो होलोग्राफी क्या है भाई? एक टेक्निक है जिसमें क्या होता है? लेजर किरणें, जिसमें क्या होता है? लेजर किरणें के द्वारा क्या है? जो फोटोग्राफी से किसी वस्तु को 3D आयाम में चेंज किया जाता है। याद रखेंगे किसके द्वारा? लेजर किरणें के द्वारा। और उसी को होलोग्राफी कहते हैं। होलोग्राफी जो होता है स्टूडेंट, ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। क्या क्या बोला मैंने? होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। और इसका जो क्या बोलते हैं? होलोग्राफी का ज़्यादातर जो उपयोग होता है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको स्टोर करने के लिए तथा माइक्रोफिल्म में किया जाता है। इसका उपयोग मतलब बोल सकते हो 3D मूवी, 3D डायमेंशन जो होते हैं डायग्राम बनाने के लिए किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्यों एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है? चलिए भाई इसका आंसर क्या होगा आपका? रोस्टर स्कैन होगा। रोस्टर स्कैन जो होता है स्टूडेंट वो होता है CRT। इसका प्रयोग CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटरों में होता है। कौन? रोस्टर स्कैन। इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला है रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। आर पार जाएगी मतलब क्या है? सभी पारदर्शी माध्यम की सहायता से। 46वां नंबर का प्रश्न है, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। CD में क्या प्रयुक्त होता है आपको बताना है? कार्टस क्रिस्टल, टाइटेनियम नीडल, लेजर बीम या बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक। तो इसका आंसर क्या है आपका? लेजर बीम। चलिए भाई ये है आपका ऑप्शंस क्वेश्चंस। कथन पर विचार करने बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग वाले कोई प्रकाश कहीं अधिक होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इसमें बोला जा रहा है कि जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.9 गुना होती है। रेडियो तरंगी द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है और अतिचालनों से पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु तरंगों को प्रभावित करती है। सही बताना है, सही बताना है। तो इसका आंसर क्या लग रहा है? लघु तरंगदैर्घ्य वाले का प्रकाश से कहीं अधिक होता है, ये तो गलत है। जल में दृश्य वाला ये भी गलत है। 3 और 4 सही है। तो क्या आएगा इसका आंसर? 3 और 4। चलिए स्टूडेंट आज का अंतिम प्रश्न, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि क्या होता है? संकेत दुर्बल है, एंटीना दुर्बल है, वायु संकेत को शोषित कर लेती है, पृथ्वी की सतह वक्राकार है इसलिए। चलिए इसको मैं रखता हूँ स्टूडेंट होमवर्क की। आप जो है स्टूडेंट इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिससे मुझे प्रतीत होगा कि आपने वीडियो देखा है शुरू से लास्ट तक। जो कमेंट करके बताएगा मुझे लगेगा कि आप लोगों ने वीडियो देखा है।
ठीक है स्टूडेंट, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए स्टूडेंट, शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।